हेलो साथियों, मैं शिवानी दायमा आपके अपने चैनल एजुकेशन एनिमेट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो डेली आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर जुड़ने वाली हूँ। उसी में आज आपका टॉपिक राजस्थानी के एम लक्ष्मीकांत से आपका टॉपिक रहने वाला मूल अधिकार। मूल अधिकार संविधान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, क्योंकि मूल अधिकार हमारे जीवन का भी एक हिस्सा। तो मूल अधिकार के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा भाग है, कितनी उसकी विशेषताएं, कितने आपके मूल अधिकार है, कितना आपको मूल अधिकार दिए गए, आपको क्या सारे इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक देख सकते हैं, मूल अधिकार आपके लिए लिखा हुआ है कि मूल अधिकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो धीरे धीरे इसी क्लास के अंदर सारी चर्चा करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को प्लीज शेयर भी कर देना। तो स्टार्टिंग करते हैं कि मूल अधिकार। मूल अधिकारों के बारे में याद रखना, आपका जो भाग 3 है उसमें 12 से लेकर 35 तक के जो अनुच्छेद है उसमें मूल अधिकारों के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। मूल अधिकार का जो आपका प्रावधान है किस देश से लिया गया, किस देश से प्रभावित है, तो अमेरिका के संविधान से संविधान निर्माणकर्ताओं ने मूल अधिकारों से प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो इसी के पूरे डिटेल में लिखते चलते हैं, चर्चा करते चलते हैं। तो स्टार्टिंग करते संविधान के भाग, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में उल्लेख है। मूल अधिकारों के बारे में संविधान निर्माणकर्ता अमेरिकी संविधान से प्रभावित थे। अमेरिकी संविधान से प्रभावित थे। मार्कर को चेंज कर लेते हैं, प्रभावित थे। ठीक है, तो आपको धीरे एक बार आपको लिख के बताई, तो उसके बाद डिटेल में चर्चा के समझाने के बाद चर्चा करूंगी। तो अगर भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को भारत का मेग्ना कार्टा की संधि दी गई है और यह उचित है क्योंकि संविधान में बहुत ही लंबी सूची के साथ मूल अधिकारों का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। हमारे संविधान में जितना लंबा विवरण मूल अधिकारों का है, अन्य किसी देश के संविधान में उतना नहीं है, चाहे वह अमेरिका का ही क्यों न हो। अमेरिका का संविधान ही क्यों ना हो। ठीक है, एक बार आपको यहाँ तक डिटेल में बता देते, उसके बाद धीरे धीरे चर्चा करेंगे विशेषताएं कौन कौन सी, कितने आपके मौलिक अधिकार है, किस प्रकार उल्लेखित है। तो आपको जैसा कि मैं कह रही थी, भाग तीन में आपको याद रखना संविधान के बारे में जितना हो सका था मैंने सारा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूरी नहीं है यूपीएससी या आईएएस के वालों के लिए हो
याद रखना आपके डेली के जो आपके वन डे एग्जाम होते हैं उनमें भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन किस प्रकार आता है कि आपका कितने कौन से लेके कौन सा अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार उल्लेखित है, कौन से भाग कौन से देश से प्रभावित है मूल अधिकार, या आपको कौन से भाग में उल्लेखित है, तो सारी चर्चा होती है। इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रही, तो आपको जैसा कि एक बार रिपीट करके बता देती हूँ जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, तो डिटेल में इसके बारे में चर्चा करते हैं। याद रखना संविधान के भाग 3, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के जो आपके अनुच्छेद है उनमें विवरण किया गया है मौलिक अधिकारों के बारे में, यानी कि मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकारों के बारे में अगर बात करते हैं तो संविधान निर्माणकर्ता मूल अधिकारों के बारे में अमेरिकी संविधान से प्रभावित, यानी कि इस प्रकार कह सकते हैं जो आपके मूल अधिकारों का प्रावधान है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है भारत के संविधान में। वहीं अगर हम बात करते हैं तो याद रखना संविधान के भाग 3 को भारत का मेग्ना कार्टा, याद रखना इसको मेग्ना कार्टा, इस प्रकार वो कॉमा में रख लेना क्योंकि मेग्ना कार्टा सॉरी भारत का मेग्ना कार्टा की संधि दी गई है। मेग्ना कार्टा की संधि बिल्कुल उचित दी गई। उचित क्यों दी गई? क्योंकि हमारा जो भारत के संविधान में मूल अधिकार के बारे में विवरण है बहुत ही ज्यादा विस्तृत और लंबा सूची में विवरण किया गया है, यानी कि इतना लंबा विवरण और इतना लंबा किसी भी प्रकार विस्तृत विवरण किसी अन्य देश के पूरे विश्व में किसी अन्य देश के संविधान में उल्लेखित नहीं मिलता जितना कि भारत के संविधान यानी कि हमारे संविधान में उल्लेखित है मूल अधिकारों के बारे में। अगर चाहे हम चर्चा अमेरिका की क्यों ना करें, अमेरिका की चर्चा हम क्यों करते हैं हमेशा? क्योंकि अमेरिका के संविधान को सबसे पहले बनाया गया था, सबसे पहले अमेरिका के संविधान से ही सब देशों ने संविधान बनाने की यानी कि आपको प्रावधान लिया था। तो सबसे अगर आप बात करते तो अमेरिका का संविधान भी भारत के जितना मूल अधिकारों के बारे में उल्लेखित है भारत के उतना अमेरिका के में भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका के प्रावधान से हमने मूल अधिकार लिए। ठीक है, तो आपको शायद डिटेल में समझ में आ गया होगा। उसी के बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो थोड़ा आपको बोल के बता देती हूँ, थोड़ा क्लास के अंदर आप लिखते चलना अपनी कॉपी के अंदर, थोड़ा मैं लिखती चलूंगी जिससे आपको डिटेल में समझ में आता रहे। तो याद करते हैं तो संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के, यहाँ पे लिख लेना यहीं पे, संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त है, समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है ना, बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्राप्त है। और याद रखना किसी के लिए किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इस पेज पे यहीं तक चर्चा करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रह जाएगा अगले पेज पे चर्चा कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको शायद पूरी कोशिश की है अच्छी भाषा में, यानी याद रखना एम लक्ष्मीकांत पे लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है, पढ़ने से पहले हम 100 बार सोचते हैं कि इतनी मोटी बुक है हम कैसे पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैं आपको क्लास लेके चल रही हूँ, सारा आपके बहुत सारे टॉपिक 6 चैप्टर क्लियर हो चुके हैं एम लक्ष्मीकांत से। मेरी क्लास के अंदर बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, याद रखना अन्य किसी देश के संविधान में उतना उल्लेखित नहीं है जैसा कि आपका, चाहे अगर आप बात भारत की अमेरिका के संविधान की क्यों ना करें, भारत में सबसे ज्यादा लंबा विवरण दिया गया है मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार याद रखना संविधान सभी को किसी के संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अधिकार प्राप्त है, बिना किसी भेदभाव के। वहीं पर अगर देखते तो किसी के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। अगर थोड़ा रखा गया तो आगे इसी क्लास के बारे में चर्चा करेंगे किसको किस प्रकार के अधिकार प्राप्त है, कौन से भारतीयों के लिए प्राप्त नागरिक है, कौन से विदेशियों के लिए, सारा इसी क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, तो धीरे धीरे याद रखना इसी क्लास के अंदर समझते रहेंगे। एक बार यहाँ तक मिटा देते हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसके अंदर। ठीक है, आगे बता दो आपको। तो मूल अधिकार को सबसे बारे में हमें ये जानना है कि मूल अधिकार को नाम दिया किस प्रकार था, क्यों ऐसा क्या कारण रहा था। तो याद रखना मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा
गारंटी दी गई है। सुरक्षा व गारंटी की बात किस प्रकार करते हैं तो याद रखना मूल अधिकारों के नाम देने का कारण क्या था। तो नाम देने के कारण अगर हम बात करते हैं तो याद रखना मूल अधिकारों को इन्हें संविधान के द्वारा गारंटी दी गई थी। मूल का अर्थ मूल नाम देने का, मूल नाम देने का, ये थोड़ा आपका हल्का चल रहा है, दूसरा मार्कर देख लेते हैं। मूल नाम देने का तात्पर्य यह भी है कि यह व्यक्ति के चहुमुखी विकास में सहायक है, विकास में सहायक है। मूल अधिकार भारत की एकता को बनाए रखती है, एवं याद रखना मूल अधिकार भारत की एकता को बनाए रखते हैं एवं राज्यों के कठोर कानून से व्यक्तियों को स्वतंत्रता उपलब्ध करते हैं। ठीक है ना। मूल अधिकार याद रखना, सॉरी, मूल संविधान में मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार थे। 7 मूल अधिकार कौन कौन से थे उसके बारे में यहाँ पे आ नहीं पाएगा, अगले पेज के अंदर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने सबसे अगर मूल अधिकार की बात करते हैं एक बार यहाँ तो रिपीट कर ले, तो उसके बाद आगे चर्चा करते हैं इसी क्लास के अंदर। तो मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा सुरक्षा एवं गारंटी दी गई है। याद रखना। तो मूल अधिकारों को किसी भी प्रकार से अगर अपहरण होता है, कुछ भी अगर आपका मूल अधिकार के संबंधित कुछ भी होता है तो सीधे आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हो, ना कि उच्च न्यायालय में। ये आपको मूल अधिकार प्राप्त होता है। मूल अधिकार की सबसे ज्यादा विशेषता ये मानी जाती है कि इन्हें संविधान द्वारा सुरक्षा एवं गारंटी दी गई है, इसलिए इन्हें मूल नाम दिया गया है। मूल नाम देने का तात्पर्य यह भी है कि यह व्यक्ति के चहुमुखी विकास में सहायक है। मूल अधिकार भारतीय एकता को बनाए रखते हैं एवं राज्यों के कठोर कानून के तहत यानी कि कठोर कानून के विरुद्ध व्यक्तियों को स्वतंत्रता उपलब्ध करवाते हैं। वही अगर बात करते हैं तो मूल रूप से अगर स्वतंत्र संविधान की बात करते हैं तो मूल रूप से जो संविधान बना था आपका 1950 26 जनवरी 1950 को प्रभावित हुआ था, यानी कि आपका उल्लेख पारित किया गया था जो 26 जनवरी 1950 को। उसमें आपके मूल अधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन अब कितनी रह गई है, किस प्रकार रह गई है, कौन सा मूल अधिकार हट चुका है, तो सारी चर्चा करने वाले हैं। बस आप क्लास को प्लीज शेयर करते रहना जितना हो सके। तो 7 मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 7 मूल अधिकार कौन से लेके कौन से अनुच्छेद तक कौन से मूल अधिकार के बारे में उल्लेखित है, ये आपके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सात मूल अधिकार मूल संविधान में। ठीक है। फर्स्ट अगर बात करते हैं तो समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। वही अगर आप दूसरे की बात करते हो तो स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अगला अनुच्छेद की आप बात करते हैं थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आपको हो जाता है अनुच्छेद 23-24। फोर्थ आपको हो जाता है धार्मिक स्वतंत्रता
स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 से 28 सॉरी। वही अगर अगली की बात करते हैं तो फिफ्थ आप देखते हैं तो याद में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29-30। अगला आपको हो जाता है 6 तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद, याद रखना वर्तमान में ये नहीं है बट बता दूंगी किस प्रकार हटा था, अनुच्छेद 31। 7 आपको हो जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो याद रखना हमको ये देखना है कि कौन सा अनुच्छेद हटा था, किस लिए हटा था, कौन से संविधान संशोधन से हटा था, किस वर्ष हटा था। तो सारी चर्चा करते हैं। तो आपको बता दूं कि हालांकि संपत्ति का जो अधिकार है, हालांकि संपत्ति के अधिकार को शायद आपको यहां तक दिख रहा होगा, एक बार देख लेते हैं क्योंकि फोन तो है नहीं इसलिए क्लास के अंदर देखना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ, हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1918 द्वारा मूल अधिकार से हटाकर मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है। और वर्तमान में भाग 12 के अनुच्छेद 300 के में उल्लेखित है, ठीक है ना। तो आपको पूरा डिटेल में चर्चा बता दी थी, उसके बाद आगे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको पढ़ाने वाली थी, सबसे पहले मैं आपको बता दें कि मूल अधिकार जो मूल संविधान में आपके 7 मूल अधिकारों को उल्लेखित किया गया है, किस प्रकार किया गया है। तो हमें चर्चा करनी है कि किस प्रकार कौन सा अनुच्छेद है, किस प्रकार दिया गया है। तो समानता का अधिकार की अगर बात करते हैं तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक उल्लेखित है। 14 से लेकर 18 तक आपको समानता का अधिकार हो जाता है। वहीं अगर स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक 4 अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार के हो जाते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेखित किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है 25 से लेकर 28 तक आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है संविधान के अंदर। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो अनुच्छेद 29-30 के अंदर दिया हुआ है। और संपत्ति का अधिकार जो था मूल संविधान के अंदर वो अनुच्छेद 31 में दिया गया था, लिखित था लेकिन वर्तमान में से हटा दिया गया है। वो भी आपको मैं नीचे बताएगा, तो एक बार फिर से चर्चा कर लेंगे। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 सॉरी 31 हो गया, तो अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आप बात करते हैं तो हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम 1918 के द्वारा मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और याद रखना अगर वर्तमान में बात करता है कि कौन सा अनुच्छेद में संविधान संपत्ति का अधिकार दिया हुआ है और कौन सा भाग है, तो भाग 12 के संविधान के अनुच्छेद 300 क्या को जोड़कर इसे उल्लेखित किया गया संपत्ति के अधिकार कानूनी अधिकार के रूप में, ठीक है ना। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि आपको बार बार मैंने बोल के बता दी, आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद आगे चर्चा करने वाले हैं। आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में विशेषता है। तो विशेषता क्या क्या रह जाती है, विशेषता के बारे में सारी चर्चा करने वाले हैं। विशेषता कौन कौन सी हो जाती है आपकी, विशेषता के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा करने वाले याद रखना।
संविधान में मूल अधिकार को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ उल्लेखित किया गया है। तो फर्स्ट से चर्चा करते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कौन सा विदेशियों को सारी यानी आपका नागरिकों को दी जाती है, आपका विदेशियों को भी दी जाती है, कुछ आपका कानूनी व्यक्तियों को दी जाती है। तो सारी धीरे धीरे चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अगर आपको चर्चा करती है तो ये सभी अधिकार, सॉरी इनमें से कुछ अधिकार, कुछ अधिकार सिर्फ भारतीयों को भी प्राप्त होते हैं, तथा कुछ अन्य सभी में अगर बात करते तो याद रखना नागरिक हो जाता है, विदेशी व्यक्ति, अगर और आपका कानूनी लोग, जैसे अगर कानूनी लोग बात करते तो जैसे कि कंपनियां हो, ठीक है। सेकंड की अगर बात करते तो याद रखना ये असीमित है, ये असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य है। अब असीमित नहीं है, वाद योग्य है, इनका किस प्रकार मानना है तो याद रखना, आपको सारा मैं ही समझाती चलूंगी। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, इसका मतलब योग्य है, राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन वह उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत द्वारा किया जाता है, अदालत करती है। सबसे ज्यादा मूल अधिकार की अगर आप विशेषता की बात करते हो तो सबसे ज्यादा मोटे तौर पे अगर बात करते हो तो याद रखना सबसे मेन तो ये है कि मूल अधिकारों का किसी भी प्रकार से कुछ भी आपको मूल अधिकारों के साथ छेड़छाड़ की गई, आपका उनका हनन हुआ है तो सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हो। सबसे बड़ी विशेषता आप इस प्रकार देख सकते हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि अदालत जाया जाता है, वे सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध होते हैं, वे सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध होते हैं, एक पक्षीय निर्णय का मतलब समझते हो कि सरकार का जो एक पक्ष आपका कानून बनाता है, किस प्रकार कानून बनाता है तो व्यक्तियों पर किस प्रकार बनाना है उसके लिए वो एक पक्षीय निर्णय होता है, उसके विरुद्ध होते हैं कि सरकार जो व्यक्तियों को किस प्रकार भी उसके मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो इस प्रकार ये आपको उल्लिखित किया गया होता है, याद रखना इन्हें निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं, हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों से भी उपलब्ध होते हैं, हालांकि उनमें से कुछ, शायद आपको हाथ दिख रहा होगा, कुछ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी होते हैं। तो याद रखना कुछ बहुत सारी विशेषता दी गई, तीन तीन करके समझते चलेंगे, एक एक पेज पे, ज्यादा अगर एक साथ समझोगे समझ में नहीं आ पाएगा। तो एक बार आपको यहाँ तक रिपीट करके बताया तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चर्चा करती है। तो जैसा कि मैं बताती हूँ मूल संविधान में आपकी विशेषताएं किस प्रकार दी गई मूल अधिकारों के बारे में।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनमें से कुछ अधिकार सिर्फ नागरिक यानी भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, बल्कि कुछ जो होते हैं वो अन्य को प्राप्त होते हैं, जिसमें आपका नागरिक हो सकता है, विदेशी व्यक्ति हो सकता है, कानूनी लोग हो सकते हैं। कानूनी लोग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि कंपनी आप ले सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। सेकंड अगर आप वहीं पे आपका सेकंड विशेषता की बात करते हैं तो यह असीमित नहीं है, लेकिन वाद्य होते हैं। वाद्य किस प्रकार होते हैं? राज्य उन पर, याद रखना, राज्य उन पर, ये पद लिखा, राज्य उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, याद रखना, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन वह सही है या नहीं है, उनकी उचित है या नहीं है, उसका निर्णय अदालत के द्वारा किया जाता है। अदालत सबसे बड़ी इसमें मेन मानी जाती है इकाई। नेक्स्ट अगर आप विशेषता की बात करते हैं तो वे सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध होते हैं, हालांकि उनमें से कुछ जो होते हैं वो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो चर्चा की यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट विशेषता की हम चर्चा करते हैं तो बोर्ड पे याद रखना, जैसा कि मैं आपको बता दूं, उनमें से कुछ नकारात्मक होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार की सुरक्षा, राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित तथा कुछ सकारात्मक जैसे व्यक्तियों को सुविधा उपलब्ध करवाना, विशेष सुविधा उपलब्ध करवाना, अगर आप फिफ्थ विशेषता की बात करते हैं, फिफ्थ विशेषता के अंदर आपको लिखना है ये न्यायोचित होते हैं। न्यायोचित किस प्रकार होते हैं? क्योंकि इनके लिए सीधे अदालत में जाया जा सकता है। ठीक है ना, ये न्यायोचित होते हैं क्योंकि व्यक्ति हनन की स्थिति में, इनके हनन की स्थिति में, व्यक्ति इनके हनन की स्थिति में सीधे अदालत जा सकता है। जैसे कि मैं बार बार आपको ये बात रिपीट करके बता रही हूँ, अदालत जा सकता है। ठीक है, तो अदालत जा सकता है, ये भी आपको मेन कारण, जैसे कि आपको एक बार लिखने के बाद बार बार रिपीट करवाती है तो उसके अंदर चर्चा में समझा दूंगी। याद रखो, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये उच्चतम सिक्स की इन्हें सबसे ज्यादा मेन जो हो जाता है, इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी दी जाती है, गारंटी या सुरक्षा प्रदान की जाती है। पीड़ित व्यक्ति यानी कि जिसका हनन हुआ, ठीक है, पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। आवश्यक नहीं है कि उच्च न्यायालय की अपील लेकर ही जाया ठीक है। यहाँ तक चर्चा करते हैं, 3 विशेषता इस पेज पर देंगे, फिर 3 नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। तो जैसा कि मैं आपको समझाने वाली थी कि विशेषता बहुत महत्वपूर्ण दी गई, विशेषता 6 विशेषता शायद आपके यहाँ तक पहुंची है,
हो चुकी। तो जैसा कि मैं आपको 3 विशेषता बताई थी नेक्स्ट पे, पिछले पेज पे, सभी को लिखते चलना, नोट करते चलना। अगर नोट भी नहीं करते स्क्रीनशॉट लेते चलना। यार अगर राइटिंग शायद कुछ कम समझ में आ रही है जल्दी की जैसे कि लिखा जाता है, बट आपको समझाने की पूरी कोशिश रहेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनमें से कुछ नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक अगर बात करते हो तो जैसे कि राज्य के प्राधिकार के सीमित करने की से संबंधित हो जाता है, ये आपका नकारात्मक के तौर पर गिना जा सकता है। कुछ सकारात्मक जैसे कि मैं आपको राष्ट्रीय विशेषता बताई थी उसके बारे में उल्लेखित हो रहा है। तो कुछ सकारात्मक हो जाते हैं जैसे व्यक्तियों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाना। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो विशेषता की ये न्यायोचित होती है, क्योंकि व्यक्ति जिसका हनन हुआ है वो पीड़ित व्यक्ति है, वो सीधे अदालत जा सकता है। अदालत के बारे में याद रखना। नेक्स्ट 6 पॉइंट की बात करते हैं तो इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा दी जाती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा किस प्रकार दी जाती है? जिस व्यक्ति का हनन हुआ पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो उच्च न्यायालय की अपील लेकर ही उच्चतम न्यायालय में जाए। मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो वो सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, ये उसे अधिकार प्राप्त है संविधान के द्वारा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से चर्चा की गई। नेक्स्ट अगर पॉइंट बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट अगर हम चर्चा करते हैं विशेषता की, सेवन हो जाता, ये सीमित नहीं है, इनमें कटौती या कमी की जा सकती है, कमी की जा सकती है, लेकिन संविधान संशोधन द्वारा ना कि साधारण विधेयक से याद रखा जाए कि मूल ढांचे को प्रभावित ना किया जाए। मूल ढांचा जो है वो आपका बना रहना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। मूल ढांचे को प्रभावित ना किया जाए। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करते हैं तो 8 पॉइंट आपका अगर हो जाता है तो आपातकाल के दौरान आपने सुना होगा कि आपातकाल के दौरान निलंबित या स्थगित किया जा सकता है। तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल सक्रियता के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान याद में ब्रैकेट में लिखना अनुच्छेद 20 व 21 अधिकारों को छोड़कर ब्रैकेट में लिखना है आपको। याद रखना दौरान इन्हें निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 19 के 6 मौलिक अधिकारों को युद्ध या विदेशी आक्रमण शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा तो मैं रिपीट करती चलूंगी। विदेशी आक्रमण की स्थिति में ही निलंबित किया जाएगा,
याद रखना, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह द्वारा आपातकाल की स्थिति में नहीं किया जाएगा, स्थिति में निलंबित नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक बार आपको रिपीट करके चर्चा कर दूंगी तो समझ में नहीं आया तो, लेकिन पूरी समझने की कोशिश की जाएगी। तो जैसे कि हम नेक्स्ट चर्चा करने वाले थे, नेक्स्ट चर्चा के अंदर आपको दिखना है कि ये सीमित नहीं है। ये सीमित क्यों नहीं? क्योंकि इनमें कटौती की जा सकती है, कटौती या कमी की जा सकती है। कटौती या कमी किस प्रकार की जाएगी? सिर्फ संविधान संशोधन के द्वारा। कटौती अगर आप बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको लिखा है कि संविधान संशोधन द्वारा की जाएगी, ना कि किसी साधारण विधेयक द्वारा। ठीक है ना? तो याद रखना, अगर आपको ये भी याद रखना है कि मूल ढांचे को प्रभावित ना किया जाए, आपका मूल ढांचा संविधान का संशोधन के द्वारा उसे प्रभावित ना किया जाए, वो ऐसा कैसे बना रहना चाहिए। ठीक है ना? नेक्स्ट अगर आप पॉइंट की चर्चा करते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इन्हें निलंबित किया जा सकता है, लेकिन ब्रैकेट में आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 20 व 21 के प्रत्यात अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 के जो 6 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 के अंदर आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए। 6 मौलिक अधिकार का आपको पता नहीं है तो आपको बता दूं कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर जैसा कि आपको दिया है, वाक एवं अभिव्यक्ति का, सम्मेलन का, और आपका संघ का, संलग्न का, संचारण का, और आपका नियम एवं वृत्ति का। ठीक है ना? तो आपको 6 मौलिक अधिकार है, उनको नहीं किया जा सकता निलंबित। कब नहीं किया जा सकता? अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगा है, सिर्फ उन्हें कब किया जा सकता है निलंबित? जब आपका याद रखना विदेशी आक्रमण या युद्ध के कारण आपातकाल लगा हो। ठीक है ना? इस प्रकार की स्थिति में तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे 2-3 आपके पॉइंट रहेंगे विशेषता के, उन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करते हैं तो शायद मैंने आपको 8 या 9 पॉइंट क्लियर करवा दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाता है कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, सारे आपके इस प्रकार के बल हो जाते हैं। तो इस प्रकार के बलों का जिस प्रकार दिया हुआ सेवाओं से संबंधित क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध यानी कि प्रतिबंध लगा सकती है, प्राप्तियों करके। ठीक है ना? सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बल एवं अन्य ऐसे ही बल संसद द्वारा प्रतिबंध द्वारा आरोपित होती है। ये आपका 9 पॉइंट अगर चर्चा करते हैं तो 10 पॉइंट आपको हो जाता है याद रखना किस स्थिति में, जैसे सैन्य शासन कहा जाता है। सैन्य शासन क्या होता है याद रखना, वो आपातकाल से भिन्न होता है, ना कि आपातकाल। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसे आपातकाल की स्थिति में गिन लेते हैं। ऐसे इलाकों में जिनमें क्रियान्वयन रोका जा सकता है, इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है, जहां फौज प्रभाव न हो, यानी कि सैन्य शासन हो, सैन्य शासन हो। यह आपात काल से भिन्न है। क्योंकि बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सैन्य शासन को आपातकाल की स्थिति में देते हैं। बहुत देशों में जो सैन्य शासन लगता है तो उसे आपातकाल कह देते हैं। ये आपातकाल से भिन्न एक कार्य प्रणाली जिसको आप देख सकते हो कि ऐसे इलाकों में इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है, कार्य रोका जा सकता है जहाँ पे फौज का शासन इनकी सैन्य शासन लगा हो। ठीक है ना? ये आपातकाल से अलग है, इसको बिल्कुल ही आपातकाल की स्थिति में नहीं गिनता है, नहीं गिनना। वही अगर हम बात करते हैं तो ऐसे ही दी जा सकती है बल पर संसद, सॉरी ऐसे ही पर लिखना है,
बल्कि क्रियान्वयन को संसद द्वारा प्रतिबंध द्वारा आरोपित किया जा सकता है, ठीक है ना, प्रतिबंध द्वारा। तो आपको सही समझ में आ गया होगा, संसद प्रतिबंध द्वारा आरोपित कर सकती है, आरोपित कर सकती है। तो सारी आपकी विशेषता हो जाती है। उसके बाद अगर हम एक दो टॉपिक क्लियर करते, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर, क्योंकि मूल अधिकारों को जितना थोड़ा समझा जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करें, एक साथ पूरा समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज पे अगर हम चर्चा करते हैं तो अगला पॉइंट आपका हो जाता है राज्य की परिभाषा। संविधान के अंदर राज्य की परिभाषा किस प्रकार दी गई है, कौन से अनुच्छेद में दी गई, ये आपको चर्चा करनी है डिटेल में इस क्लास में, यानी कि ठीक है। तो आपको बता दूं, मूल अधिकार से संबंधित अधिकारों से संबंधित राज्य शब्द का बहुत बार उल्लेख हुआ है, याद रखना। अनुच्छेद कौन से में, ये भी तो जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, कि अनुच्छेद जो हम पढ़ते हैं याद रखना, बहुत बार वही पढ़ते हैं जो आपको 7 मूल अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन याद रखना राज्य की जो परिभाषा दी गई है उसके बारे में अगर चर्चा करते हैं तो इस तरह उल्लेख हुआ है, इस तरह अनुच्छेद 12, ठीक है, ये आपको याद रखना, अनुच्छेद 12 को भाग 3 में राज्य के लिए जोड़ा गया है, उल्लेखित है। अब आपको ये देखना है कि राज्य शब्द में किस किस को शामिल किया गया है। राज्य शब्द क्या है याद रखना, तो इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित को शामिल किया गया है, यहाँ पे लिख लेना, राज्य में निम्नलिखित, थोड़ा टाइम कम है तो मैं आपको थोड़ा बोलती चलूंगी, अगर हो सके तो आप लिख लेना, निम्नलिखित को शामिल किया गया है। शामिल करने की अगर हम बात करते हैं तो क्लास थोड़ी रखनी है, बस लास्ट टॉपिक आपको यही रख लेंगे। तो अगर सामान्य रखने की आप बात करते हैं तो शामिल कौन कौन से रखे गए हैं, कार्यकारी और विधायी अंगों को संघीय सरकार के द्वारा क्रियान्वयन के लिए जोड़ा गया है, ये आपको पॉइंट डालना, प्लीज मैं आपको बोलती चलूंगी, आप डालने की कोशिश करें। तो पॉइंट अगर आप डालते तो कार्यकारी और विधायी अंगों को संघीय सरकार के क्रियान्वयन करने वाली सरकारों और भारत का संविधान के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा शामिल किया गया है, ठीक है, भारत की संसद के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हो तो याद रखना स्थायी निकाय हो जाते हैं, स्थायी निकाय विकास के लिए याद रखना है। अगर स्थायी निकाय की आप बात करते हैं तो वहां पे लिख लेना, थोड़ा मैं लिख दूंगी स्थायी निकाय, स्थायी निकाय जैसे पंचायत, नगर पालिका, यानी कि इनके रूप में राज्य शब्द का इस प्रकार उल्लेख किया गया, इसको जोड़ा गया, ये पॉइंट डालना आपको इसके अंदर कि किस प्रकार शामिल किया गया है। दूसरा आपको हो जाता है स्थायी निकाय। अगर स्थायी निकाय की आप बात करते हैं तो राज्य सरकार के विधायी अंग हो जाते हैं, राज्य सरकार के विधायी अंग हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट की अगर आप बात करते हैं तो बहुत सी असंवैधानिक, गैर संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं जैसे LIC, ONGC, इस प्रकार की, ठीक है ना, आदि, ठीक है। तो मैं आपको 3 पॉइंट ये बता दी, तो 4 पॉइंट जो आपको वो भी लिखी देती हूँ आज, जैसा कि आपको मैंने बोला कि आपको नोट करना है। तो कार्यकारी विधायी अंगों से संबंधित विधायी अंगों से संबंधित, विधायी अंगों से संबंधित क्रियान्वयन, क्रियान्वयन, क्रियान्वयन याद रखना, भारत की संसद जैसे, भारत की संसद द्वारा किया जाता है, संसद, ठीक है। एक बार आपको बोल के बताइए, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और उसको चर्चा कर लेंगे, यहीं तक आपकी क्लास रखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि राज्य की परिभाषा किस प्रकार दी गई, मूल अधिकारों से संबंधित राज्य शब्द का बहुत बार उल्लेख हुआ है, लेकिन आपके किस अनुच्छेद के द्वारा उल्लेखित किया गया, तो याद रखना इस तरह अनुच्छेद 12 को भाग 3
में राज्य के लिए उल्लेखित किया गया है। राज्य में निम्नलिखित को शामिल किया गया। शामिल किस किस को किया गया? तो स्थायी निकाय हो जाता है। जैसे कि अगर स्थायी निकाय की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे पंचायत ले सकते हो, नगर पालिका ले सकते हो, वहीं आपका राज्य सरकार विधायी अंग हो जाते हैं, राज्य सरकार के विधायी अंग। नेक्स्ट अगर आप पॉइंट की बात करते हो, बहुत सी गैर संवैधानिक संस्थाएं हो जाती है, जैसे कि LIC, ONGC राज्य के तौर पर। याद रखना ऐसी सभी संस्थाएं, यहाँ पे लिख लेना, ऐसी सभी संस्था जो राज्य के संस्था के रूप में कार्य करती हैं, वे राज्य शब्द में शामिल है, ठीक है ना, चाहे आपकी कैसी भी आपकी संस्था हो। यहां तक आपको लिख लेना है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसके बारे में नेक्स्ट चर्चा करते हैं। लास्ट पॉइंट को आपको लिख लेना, मैं थोड़ा आपको बोल के बता दूंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 13 के अंदर किस प्रकार दिया हुआ है, अनुच्छेद 13 के बारे में आपको चर्चा करनी है। तो आपको लिखना है यहाँ पे मूल अधिकारों से असंगत विधियां। असंगत विधियां किस प्रकार दी है? तो याद रखना अनुच्छेद 13 की बात कर रहा है। तो अनुच्छेद 13 की अगर बात करते हो तो यह घोषित करता है कि मूल अधिकार से असंगत व अल्पीकरण द्वारा विधियां अनुच्छेद 13 स्वयं घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत एवं अल्पीकरण विधियां शून्य होंगी तथा यह न्यायोचित है। न्यायोचित का मतलब समझते, जैसे कि मैं आपको बता दी ये न्यायोचित है। अनुच्छेद ना उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय 200 और अनुच्छेद 226 इसके क्रियान्वयन की गारंटी देता है। ठीक है, इनकी क्रियान्वयन की गारंटी देता है। जैसे कि मैं आपको पॉइंट कुछ बता देती हूँ, तो क्रियान्वयन के तौर पे से क्या क्या जोड़ा गया। तो गैर संवैधानिक अवैध घोषित करते हैं तो अनुच्छेद 13 के द्वारा विधि शब्द का उल्लेख इस प्रकार किया गया। तो विधि शब्द के बारे में अगर आपको उल्लेख करना तो प्लीज 2-3 पॉइंट है वो आप लिख लें। जैसे कि आपको बताया था कि मैंने अनुच्छेद 13 के द्वारा विधि शब्द का उल्लेख करने के लिए अगर आप बात करते हो तो स्थायी विधियां हो जाती है संसद के द्वारा और आपका कार्यपालिका के द्वारा उन्हें गारंटी दी जाती है। अगर आप गैर स्थायी किसी भी स्थायी समिति की बात करते हो यानी कि स्थायी संस्था की बात करते हो तो स्थायी संस्था के तौर पे अगर आप देखते हो तो याद रखना संसद और विधानमंडल होता है। स्थायी तौर पे बात करते हो तो राज्यपाल के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति जो शासन लगाया जाता है या आपातकाल लगाया जाता है उसके बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आप देख सकते हो कि गैर संवैधानिक विधियां हो जाती है। गैर संवैधानिक के बारे में आपको बहुत सारी हो जाती है किस प्रकार। अगर याद रखना अनुच्छेद 13 के द्वारा वो किसी भी प्रकार व्यक्तियों के हनन का याद रखना ऐसी सभी संस्थाएं यहाँ पे लिख लेना, ऐसी सभी संस्था जो भी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करती है तो उसे अवैध या गैर संवैधानिक घोषित किया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 13 आपको घोषित किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको बोल के बता दी थी जैसा कि मैंने कहा था कि अनुच्छेद 13 क्या तो स्वयं घोषित करता है कि मूल अधिकारों से
असंगत एवं अल्पीकरण विधियां शून्य होंगी। ये न्यायोचित होती। न्यायोचित किस प्रकार होती है मैंने बता दी। उच्चतम न्यायालय की बात होती है अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसी भी व्यक्ति का हनन हुआ तो उसी उच्चतम न्यायालय जा सकता है, अनुच्छेद 32। उच्च न्यायालय की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 226 इसकी क्रियान्वयन की गारंटी देता है, यानी कि अगर आपका किसी भी प्रकार हनन हुआ तो उसकी गारंटी देता है। ऐसी सभी संस्थाएं जो भी कोई सी भी संस्था हो जो किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करती है, किसी भी प्रकार हनन की स्थिति में, तो याद रखना उसको अवैध या गैर संवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ठीक है ना। ये आपका विधि शब्द का उल्लेख जैसे कि मैंने बताया था स्थायी निकाय के बारे में अगर आप बात करते हो तो विधानमंडल हो जाता है। अस्थायी निकाय के बारे में बात करते हो तो बहुत सारी, जैसे कि आपको कंपनी है बहुत सारी बताई थी, तो उसके अंदर सभी डिटेल में समझाने की कोशिश की है। इतने पॉइंट आपको थोड़ा इसलिए क्लियर करवा रही हूँ क्योंकि मूल अधिकार जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, उस महत्वपूर्ण चैप्टर के अंदर अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो समझने के लिए याद करना हमें नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा समझ के चलेंगे। तो प्लीज अब आपसे ये रिक्वेस्ट होती है, ऐसे इंपॉर्टेंट अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज क्लास को शेयर करते रहें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।